Hello friends, welcome to my YouTube channel Infinite Knowledge, and today I will talking about the memory organization of microcontroller A8051. So this is a basic topic. तो ये एकदम बेसिक टॉपिक है और आपने बुक में भी पढ़ा होगा। तो बुक में समटाइम्स आपको वो कंफ्यूजिंग कर देता है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको वो इजीली समझ आ जाएगा। मैं एकदम अच्छे से समझाऊंगा और जो भी डाउट हो, कुछ भी हो तो आप उसका कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसका भी रिप्लाई दूंगा। और ये वीडियो मेनली आपको समझाने के पर्पज से मैंने बनाया है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको जो भी मेमोरी में डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम पास करने के इंटेंशन से मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो आपको इंटरव्यू में क्रैक करने के लिए काम लग सकता है। तो पहले तो मैं सिंपली लिख देता हूँ कि 8051 मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को हमको करना है। तो मेमोरी के कितने टाइप होते हैं? मेमोरी के 2 टाइप होते हैं। एक तो रोम होता है, सिंपली आपने पढ़ा होगा, स्कूल लेवल में भी पढ़ा होगा। और एक रैम होता है। तो रैम और रोम में डिफरेंस क्या होता है पहले तो वो देख लेते हैं। तो ये जब देख लेंगे उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो रोम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। रैम होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अभी हम माइक्रो कंट्रोलर में क्यों इसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि रैम और रोम दोनों का यूज माइक्रो कंट्रोलर में भी होता है। तो जो रोम होता है वो किसके लिए यूज होता है? हमारे माइक्रो कंट्रोलर में जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको स्टोर करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है? रोम का यूज करना पड़ता है। तो ये हम क्यों यूज करते हैं? प्रोग्राम को स्टोर करवाने के लिए यूज करते हैं। तो अभी आपने सोचा होगा कि प्रोग्राम को स्टोर करवाने के लिए अलग मेमोरी क्यों यूज करते हैं, हम रैम में क्यों नहीं यूज कर सकते? तो रैम क्या होती है? रैम हमारी कैसी मेमोरी होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। कैसी होती है? वोलेटाइल मतलब क्या कि इसमें जो प्रोग्राम लिखा हुआ होता है वो पावर सप्लाई कट होने के बाद कैसे हो जाता है? इरेज हो जाता है। इसमें इरेज हो जाता है। लेकिन जब हम रोम की बात कर रहे होते हैं तो इसमें जो प्रोग्राम लिखा आता है वो इरेज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। एक बार आपने प्रोग्राम स्टोर कर दिया वो परमानेंट स्टोर हो जाएगा इसमें रोम में। तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं? इन माइक्रो कंट्रोलर हम रोम को प्रोग्राम मेमोरी भी बोलते हैं। तो आपको अभी आप ऐसा बोलोगे तो फिर रैम का यूज क्या है? हम रैम को यूज करें ही क्यों? सब कुछ रोम में ही नहीं स्टोर हो जाता? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके पीछे भी एक रीजन है। कौन सा रीजन है? कि जब भी हम रैम का यूज क्यों करते हैं? पहले तो क्योंकि आपने कोई भी एक माइक्रो कंट्रोलर है, उसको हमने टेम्परेचर सेंसर से कनेक्ट करके रखा है। तो टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा? कंटिन्यूअसली टेम्परेचर सेंस करता रहेगा। उसके हिसाब से डिफरेंट डेटा इसमें चले जाएंगे। डिफरेंट डेटा माइक्रो कंट्रोलर लेगा। तो वो डिफरेंट डेटा किस में स्टोर होते हैं? जनरल पर्पस रजिस्टर में स्टोर होते हैं। उसमें ए बी और रजिस्टर बैंक में भी स्टोर होता है। तो ये जो डेटा है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। जो कंटिन्यूअसली चेंज डेटा को हम किस में स्टोर करते हैं? रैम में स्टोर करते हैं। क्योंकि ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है तो हम उसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद दूसरा डेटा भी ऐड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टोर द कंटिन्यूअस डेटा इन दी रैम। और रैम को क्या हम बोल सकते हैं? वोलेटाइल मेमोरी बोल सकते हैं, क्योंकि वो इरेज करने के बाद दूसरा डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। सेम एग्जांपल दूसरा टाइम का ले सकते हैं। जो मेरा माइक्रो कंट्रोलर कोई टाइम को सेंस कर रहा होता है तो वो टाइम को सेंस करेगा, मतलब कंटिन्यूअसली टाइम्स तो वेरी होता रहता है। उसके हिसाब से जो डेटा स्टोर होता है माइक्रो कंट्रोलर में वो भी कंटिन्यूअसली वेरी होता रहेगा। तो उसके कारण जो डेटा कंटिन्यूअसली वेरी होता है उसको हम थोड़ी देर के लिए स्टोर करने के लिए रैम का यूज कर सकते हैं। तो अभी हम रोम और रैम दोनों को माइक्रो कंट्रोलर में कैसे डिफाइन करते हैं? वो कैसे करते हैं कि इंटरनल रैम होता है, एक्सटर्नल रैम होता है, इंटरनल रोम होता है, एक्सटर्नल रोम होता है, उसकी साइज कितनी होती है, वो कैसे वर्क करता है, वो अभी हम समझने वाले हैं। ये मैंने आपको पहले बेसिक समझाया। अभी हम पहले माइक्रो कंट्रोलर के लिए रोम समझते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर में रोम जो होता है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो पहला पार्ट है वो होता है ओनली इंटरनल रोम। ओनली इंटरनल रोम मतलब खाली इंटरनल रोम का ही यूज होता है।
तो माइक्रो कंट्रोलर में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों रोम होते हैं। तो जो इंटरनल रोम होता है वो हमारा 4 किलोबाइट 4 KB का होता है, और जो एक्सटर्नल रोम होता है वो अप टू 64 KB का होता है, हमारा एक्सटर्नल रोम होता है। ये इंटरनल रोम है और ये हमारा एक्सटर्नल रोम है। तो अभी हम ओनली इंटरनल रोम का यूज़ करते हैं, मतलब हम खाली 4 KB का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड जो होता है, हम इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रोम दोनों रोम का यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़ कैसे करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम टाइप सिलेक्ट कर लेते हैं, टाइप समझ लेते हैं। थर्ड पार्ट है वो हमारा होता है एक्सटर्नल रोम और ओनली एक्सटर्नल रोम। इसमें हम खाली एक्सटर्नल रोम का यूज़ करेंगे। वो एक्सटर्नल रोम कौन सा है? ये वाला 64 KB वाला। तो अभी ये ओनली इंटरनल रोम, ये इंटरनल रोम को हम सिलेक्ट कैसे करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक पिन है EA बार। जो EA बार पिन है वो कौन सी पिन है? माइक्रो कंट्रोलर की 31 नंबर की पिन है। तो आपने देखा होगा कि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें ये 31 नंबर वाली पिन हमारी EA बार /VPP ऐसा लिखा हुआ आता है जब भी हम पिन डायग्राम देखते हैं तब। तो जब मैं ये पिन को 1 करता हूँ मतलब उसका मतलब क्या? 1 और 0 होता है, एक 1 लॉजिक होता है, एक 0 लॉजिक आता है। तो जो 1 लॉजिक होता है ये 1 लॉजिक और ये वाला 0 लॉजिक, ये 1 वोल्ट और ये 1 वोल्ट नहीं 1 और ये 0। 1 वोल्ट का मतलब +5 वोल्ट, +5 वोल्ट का मतलब VCC के साथ कनेक्ट करा है। मतलब जब भी हम कहीं पे भी ऐसा लिखते हैं कि इसको 1 दे रहे हैं ये पिन को, उसका मतलब है कि उसको हम +VCC के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। 0 दे रहे हैं वो पिन को, मतलब उसका मतलब क्या? उसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो इधर हम क्या दे रहे हैं? 1 दे रहे हैं, उसका मतलब क्या? उसको हम +VCC के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो इधर मैं +VCC ऐसा लिख सकता हूँ। तो जब मैं ऐसा यूज़ कर रहा हूँ तब हमारा जो रोम है वो कितना मेमोरी लेगा? ओनली इंटरनल रोम, मतलब खाली वो इंटरनल रोम सिलेक्ट करेगा। उसका मतलब ऐसा हुआ कि जो हमारा प्रोग्राम है, जो माइक्रो कंट्रोलर का हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो 4 KB के अंदर आ जा रहा है। हमारा प्रोग्राम बहुत लार्ज साइज में नहीं है, सिंपल ही छोटा सा प्रोग्राम है, वो इजीली 4 KB के अंदर कवर हो जा रहा है। लेकिन जब आपने कुछ बड़ा प्रोग्राम लिखा है, आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, उसमें उसकी साइज जो कोड लिख रहे हैं उसकी साइज 4 KB से ज़्यादा चली गई, तब आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। अभी ये कैसे करता है? इंटरनल रैम प्लस एक्सटर्नल रैम, उसको भी सिलेक्ट करने के लिए हम ये बार को 1 करते हैं। तो अभी ये कैसे वर्क करेगा? ये बार को 1 करा है वो तो आपने समझ लिया कि कैसे करते हैं। लेकिन जब हम ये वाली इंटरनल और एक्सटर्नल रोम का यूज़ करते हैं तब कैसे होता है? तो एक इंटरनल रैम होता है, व्हाट इज द साइज ऑफ इंटरनल रैम? 4 KB मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है। तो इंटरनल रैम तो आएगा प्लस एक्सटर्नल रैम आएगा, लेकिन एक्सटर्नल कितना आएगा? ओनली 60 KB आएगा, ओनली 60 KB। यहाँ मैंने 64 लिखा है, लेकिन जब हम ये दोनों का साथ में यूज़ करते हैं तब खाली 60 KB आएगा। मतलब ये 4 KB की स्टार्टिंग लोकेशन कौन सी है? 000 हेक्स टू 1FFF हेक्स +1 इसमें ऐड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सॉरी 0FFF हेक्स, 4 KB मतलब 0FFF हेक्स। क्यों? ये मुझे कैसे पता चला? ये 4 KB मतलब 4096 बाइट। तो ये 4096 को डेसिमल में से मैं हेक्साडेसिमल करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 1000 हेक्स मिलता है। तो इसके बाद जो लोकेशन आएगा वो 1000 हेक्स आएगा। मतलब इसके पहले का लोकेशन सभी 4 KB इंटरनल रोम में आ गए। जो पहले ये वाली इतनी लोकेशन हमारी 4 KB इंटरनल रोम के लिए है, ऐसा हम समझते हैं। उसके बाद जो 1002 FFFF हेक्स इतनी लोकेशन हमारी किसके लिए है? एक्सटर्नल रोम के लिए है। तो ऐसे हम कब यूज़ कर सकते हैं? जब हमारा प्रोग्राम बड़ा होता है, उसकी साइज 4 KB से बढ़ जाती है, तब हम 4 KB प्लस 60 KB ऐसे करके हम 64 KB का यूज़ करते हैं। उसमें इंटरनल रोम और एक्सटर्नल रोम दोनों कवर हो जाता है। आपको ये पता चल गया होगा कि 4 KB का बाइट में कन्वर्ट करते हैं तो कितने आता है? 4096। 1 KB का कितना आता है? 1024 बाइट। 2 KB का 2048
ऐसे करके 4 KB का 4096 बाइट आता है। तो ये तो हमने सेकंड वाले देख लिया। अभी खाली एक्सटर्नल रोम का यूज भी करते हैं। तो एक्सटर्नल रोम का यूज कब करते हैं और कैसे कर सकते हैं, पहले तो एक्सटर्नल रोम का यूज करने के लिए आपको ये बात जो कि 31 नंबर वाली पिन है उसको आपको 0 करना पड़ेगा। 0 आप कैसे कर सकते हो, जो 31 नंबर वाली पिन है उसको आपको डायरेक्टली ग्राउंड करना पड़ेगा। तो ये जो ग्राउंड किया उसका मतलब आपने उसको 0 कर दिया पिन को। ये 0 करेगा मतलब जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो रोम खाली एक्सटर्नल रोम सिलेक्ट करेगा। तो मैंने अभी भी पहले ही एक्सप्लेन किया था कि एक्सटर्नल रोम कितना होता है, 64 KB का होता है पूरा एक्सटर्नल रोम, पूरा एक्सटर्नल। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम इंटरनल रोम का निकाल देते हैं माइक्रो कंट्रोलर में से, वो इनबिल्ड है इंटरनल रैम माइक्रो कंट्रोलर में इनबिल्ड है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं। हम खाली एक्सटर्नल मेमोरी का यूज कर रहे हैं बाय अनेबलिंग दिस पिन। तो इसकी स्टार्टिंग लोकेशन कौन सी होगी, 000x2 और एंडिंग लोकेशन क्या होगी, FFFFX। मतलब 64,535 535 या 536 है वो देख लेना। मतलब इतनी लोकेशन हमको मिलेगी 64 KB में, इतनी लोकेशन का हम यूज कर सकते हैं जब हम ये बार इज इक्वल टू 0 करते हैं तब। तो ये हमारा एक्सटर्नल रोम होगा। तो ये ऐसा रोम का कंस्ट्रक्शन होता है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। उसके 3 पार्ट मैंने एक्सप्लेन किए, इंटरनल रोम, ओनली इंटरनल रोम जब खाली इंटरनल रोम का यूज कर सकते हैं, कर रहे हैं हम खाली 4 KB का जब हमारा प्रोग्राम छोटा है। ये बार 1 जब हमारा प्रोग्राम बड़ा है तो हम क्या यूज करते हैं, 64 KB का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड किया, इंटरनल रैम प्लस एक्सटर्नल रैम। इंटरनल रैम हमारा 4 KB का, एक्सटर्नल रैम हमारा 60 KB का। सेम एक्सटर्नल रोम, ओनली एक्सटर्नल रोम का यूज करते हैं। उसमें कितना होगा हमारा एक्सटर्नल रोम, डायरेक्टली 64 KB का जो एक्सटर्नल रैम अवेलेबल है, एक्सटर्नल रोम, सॉरी नॉट अ रैम, रोम, वी आर टॉकिंग अबाउट रोम नॉट अ रैम, डोंट कंफ्यूज अबाउट रोम एंड रैम। इफ आई राइट रोम देन इट्स रोम, इफ आई राइट रैम देन इट्स रैम। So we are using a external ROM of 64 KB for this। तो अभी हम रैम देखने वाले हैं। ये तो हमने रोम देखा, रोम का कैसा कंस्ट्रक्शन होता है, उसकी लोकेशन कैसी होती है, कैसे हम डिफरेंट रोम का यूज कर सकते हैं। इसके लिए भी 64 KB पर कैसा, ओनली एक्सटर्नल, इसमें इंटरनल कुछ भी नहीं है, इसमें इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों आ गया। तो अभी हम रैम का देखते हैं। तो सेम रैम का भी 2 पार्ट है। पहले जो इंटरनल रैम है वो हमारी कितनी है, 128 बाइट, सिर्फ 128 बाइट हमारी इंटरनल रैम है। ये हमारी इंटरनल रैम हो गई। और जो एक्सटर्नल रैम हम यूज करते हैं वो कितनी है, अगेन 64 KB की हम एक्सटर्नल रैम का यूज कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर में। तो जो इंटरनल रैम होता है उसकी स्टार्टिंग लोकेशन कौन सी होती है, 00x होती है, और उसके एंडिंग लोकेशन क्या होती है, 7FX होती है। इसके बाद जो H0X लोकेशन टू FFX अगेन 128 बाइट होता है। उसका यूज हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम SFR में यूज करते हैं, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, जैसे कि IP है, टाइमर मोड रजिस्टर है, DPDR है, एक्यूमुलेटर है, वो सब हमारे SFR हो गए। उसके लिए ये लोकेशन ये 82FFX प्रोवाइड की गई है। और दूसरा हम 00x to 7FX जो हमारी इंटरनल रैम है वो अभी हम समझने वाले हैं। तो जो हमारी इंटरनल रैम है वो 128 बाइट की है। उसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड करा है। जो पहला है वो रजिस्टर बैंक हो जाएगा। तो कितने रजिस्टर बैंक होते हैं, 4 रजिस्टर बैंक होते हैं। सेकंड जो पार्ट होता है रैम का वो बीट एड्रेसेबल होता है। ये बीट एड्रेसेबल का मतलब क्या होता है वो हम जब ये एक्सप्लेन करूंगा तब मैं अच्छे से बताऊंगा उसको कैसे बीट एड्रेसेबल बोलते हैं और क्यों बीट एड्रेसेबल बोलते हैं। सम इंस्ट्रक्शंस आर आल्सो देयर इन माइक्रो कंट्रोलर, उसको भी हम बीट एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। वो कौन सी इंस्ट्रक्शन है, वो 2 इंस्ट्रक्शन है, सेट बीट और क्लियर। ये जो 2 इंस्ट्रक्शन है वो किसके लिए यूज होती है, बीट एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शन है, बाइट एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शन नहीं है। जो सिंपली हम जो मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं
वो बाइट एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शन है, ऐड इंस्ट्रक्शन वो भी बाइट एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शन है। लेकिन जो सेट बिट और क्लियर है वो किसके लिए यूज होती है, वो बिट एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शन। और उसके बाद जनरल पर्पस बैंक और जनरल पर्पस रैम, आप ऐसा बोल सकते हो, नॉट अ बैंक, जनरल पर्पस मेमोरी रिमेनिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया। 128 बाइट को हम 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला रजिस्टर बैंक, दूसरा बीस एड्रेसेबल एंड जनरल पर्पस मेमोरी। अभी हम पहले समझने वाले हैं रजिस्टर बैंक। तो रजिस्टर बैंक, पहले तो मैं 128 बाइट की हमारी मेमोरी ड्रॉ कर देता हूँ, इंटरनल रैम। तो उसमें जो हमारे कितने रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर बैंक 4 होती है। तो उसको हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट वो है। तो उसके लिए हम PSW प्रोग्रामेबल स्टेटस वर्ड और फ्लैग रजिस्टर का यूज़ करते हैं। तो आपको पता होगा कि फ्लैग रजिस्टर में क्या होता है, कुछ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले आपको पता होगा कि फ्लैग रजिस्टर में पहला पैरिटी फ्लैग होता है, फिर ओवरफ्लो, फिर RS0 RS1, उसके बाद क्या होता है F फ्लैग इंडिकेशन, ऑक्सिलरी कैरी एंड कैरी। ये हमारा PSW है, प्रोग्रामेबल स्टेटस वर्ड। ये पैरिटी के लिए, पैरिटी चेकिंग, ओवरफ्लो, इसका जो यूज़ होता है RS1 RS0, उसका क्या यूज़ होता है, उसका यूज़ हम रजिस्टर बैंक सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, RS0 RS1 0 1 0 1 0 0 1 1। तो जब ये 00 होगा तब बैंक 0 सिलेक्ट होगा, जब ये 01 होगा तब बैंक रजिस्टर बैंक 1 सिलेक्ट होगा, देन 2 एंड देन 3। तो ऐसे हम रजिस्टर बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे सिलेक्ट करना है, उसके लिए हमको ये रजिस्टर इम्पोर्टेंट है, देखना पड़ेगा। तो ये तो हमने सिलेक्ट कर दिया कि रजिस्टर बैंक 0। अभी इसमें देखते हैं कि बैंक 0, रजिस्टर बैंक 0, उसमें कितने रजिस्टर होते हैं, टोटल 8 रजिस्टर होते हैं, R0 to R7। इसकी स्टार्टिंग लोकेशन कौन सी थी, हमारी इंटरनल रैम की स्टार्टिंग लोकेशन 00S2 7FX थी। ऑलरेडी मैंने लिखा है, आगे दिखाया था ऐसे। तो इसमें जो पहला रजिस्टर होगा R0, उसकी लोकेशन कौन सी होगी, 00X। उसके बाद जो R1 होगा, R1 ऑफ बैंक 0, उसकी लोकेशन कौन सी होगी, 01 है। ऐसे 02 03 04 05 06 07। तो जो 07 होगी वो फाइनल हमारे R7 रजिस्टर के लिए होगी। उसके बाद अगेन बैंक 1 आएगा, क्योंकि 4 बैंक है, 0 के लिए आ गया। तो 07 के बाद 08, तो ये किसके लिए होगी, R0 ऑफ बैंक 1। ये कौन सा था, R0 ऑफ बैंक 0, ये R0 ऑफ बैंक 1। उसके बाद 09, उसके बाद 08, और ये कहाँ तक जाएगी, 0F तक जाएगी। 0F हमारा कौन सा है, R7 ऑफ बैंक 1। सेम ऐसे बैंक 2 के लिए और बैंक 3 के लिए। तो फाइनली जो बैंक 3 के लिए जो आएगा हमारा R7, उसकी लोकेशन कौन सी आएगी, 1FX आएगी। तो ये 002 1FX टोटल कितनी बाइट हुई, 32 बाइट। मतलब 1FX हेक्साडेसिमल का आप डेसिमल करोगे तो 32 मिलेगा, मतलब 32 बाइट होगी। टोटल जो 128 टोटल रैम थी हमारी, टोटल इंटरनल रैम 128 थी, उसमें से जो 32 बाइट है, 32 बाइट किसके लिए यूज़ हो गई, रजिस्टर बैंक के अंदर ही यूज़ हो गई। अभी इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे जो आएगा वो हमारी बीट एड्रेसेबल रैम आएगी। तो अभी हम इसके आगे का पार्ट्स देखते हैं। ये हो गया, हमने समझ लिया कि कैसे बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3 हम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी लोकेशन क्या है, और ये लोकेशन कितने बाइट कवर करती है, 128 बाइट में से 32 बाइट हमारे खाली रजिस्टर ही सिलेक्ट कवर कर देते हैं। अभी रिमेनिंग क्या होता है वो हम बीट एड्रेसेबल में देख रहे हैं। तो अभी हम बीट एड्रेसेबल रैम को देख रहे हैं। तो उसकी स्टार्टिंग लोकेशन कौन सी आएगी, उसकी स्टार्टिंग लोकेशन इसके बाद हमारी 20X आ जाएगी। 20X उसकी स्टार्टिंग लोकेशन है और वो कहाँ तक जाती है, 2FX तक जाती है। 2FX मतलब जो बीट एड्रेसेबल है उसमें कितने बीट कवर हो रहे हैं, उसकी लोकेशन कितनी है। मैं इधर फिर से ड्रॉ करूँ,
उसको जूम आउट करूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। ये 1f(x) के बाद 20x जो आता है वो इधर है और जो 2f(x) है वो इधर तक जाता है। अभी ये कितने बिट्स हुए, 2f माइनस 20, 2 माइनस 2 0 और ये f, मतलब 0 to f, मतलब टोटल 16 बाइट्स हुए। जीरो भी कंसीडर करना पड़ता है क्योंकि हम जीरो से गिन रहे हैं, एक से नहीं गिन रहे, इसके कारण 16 बाइट हुए। यहाँ से यहाँ तक हमारे 16 बाइट्स हुए। लेकिन ये बीट एड्रेसेबल का मतलब क्या है? इसको हमने बीट एड्रेसेबल क्यों नहीं बोला? इसको नहीं बोला, इसको हमने बीट एड्रेसेबल नहीं बोला, इसको ही खाली बीट एड्रेसेबल क्यों बोला? तो उसके पीछे रीजन है। इसमें हमने ऐसे 8 पार्ट दिए, यहाँ 0 0 0 1 0 2 3 4 5 0 7, उसके बाद 20x के लिए आगे 0 8 2 1 है, और फाइनली लास्ट ऊपर कहाँ आता है? यहाँ से आता है 7 8 7 7 7 9 अप टू 7f, ये 7f। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमने जो पार्ट कर दिए पूरे सबके लिए ऐसे पार्ट्स कर दिए, उसका मतलब क्या हुआ? हम ये सभी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं? पहले ही मैंने बीट एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शन बताई। कौन सी इंस्ट्रक्शन बताई? सेट बीट और क्लियर वाले इंस्ट्रक्शन बताई। मतलब मैं वो इंस्ट्रक्शन का यूज़ कैसे कर सकता हूँ? तो मैं जब भी सेट बीट 00 हेक्स लिखता हूँ, ये इंस्ट्रक्शन में लिखता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? जो यहाँ है, ये जो लोकेशन है, उसमें 1 हो जाएगा। सेम जब मैं क्लियर 07 हेक्स लिखता हूँ, तो ये जो लोकेशन है उसमें जो डेटा है वो 0 हो जाएगा। मतलब हम इसको बिट टू बिट एक्सेस कर सकते हैं, बिट्स के लिए भी एक्सेस कर सकते हैं और बाइट्स के लिए भी एक्सेस कर सकते हैं। बाइट्स के लिए हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो मैं इधर दिखाऊं तो मैं जब भी मूव 20x, 0ff(x) लिखता हूँ तो क्या होगा? ये सभी जो मेमोरी लोकेशन है उसके ऊपर 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा। टोटल 8 टाइम होगा, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, टोटल 8 होते हैं। टोटल जो होते हैं हमारे वो R0 तो नहीं लिख सकते हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं 8 बिट के लिए। तो जब भी मैंने ये बाइट वाली इंस्ट्रक्शन लिखी, ये बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो ये वाली लोकेशन को वो 1 1 1 कर देता है, और ये जब लिखता हूँ तो कोई एक बीट के लिए वर्क करता है। दैट्स व्हाई दिस इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड बीट एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शन और दिस इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड बाइट एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शन। और ये इंस्ट्रक्शन सिंपली हमने प्रोवाइड बीट के लिए ऑलरेडी करके रखी है। अभी आप बोलोगे कि सेट बीट 00x कर रहा हूँ, तो ये वाली लोकेशन को वो सेट नहीं करेगा, इसकी भी लोकेशन तो 00x ही है ना, वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब भी मैं सेट बीट लिखता हूँ तो माइक्रो कंट्रोलर अपने आप समझ जाएगा कि ये जो सेट बीट वाली इंस्ट्रक्शन है वो किसके लिए है? बीट एड्रेसेबल के लिए है, बीट एड्रेसेबल के लिए है, बीट एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शन है। वो इसको सेट करने के लिए नहीं जाएगा, वो किसको सेट करने के लिए जाएगा? इधर ये वाली लोकेशन को ही सेट करने के लिए जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ मूव 00 हेक्स लिखता हूँ, फिर करता हूँ, तो फिर वो इसको सेट करने के लिए जाएगा। क्योंकि मूव कैसी इंस्ट्रक्शन है? मूव हमारी बाइट एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शन है, तो वो इसको सेट करने के लिए जाएगा, यहाँ पर सेट करने के लिए नहीं जाएगा, यहाँ कहीं पे नहीं जाएगा, वो यहाँ नहीं जाएगा। ये 00 हेक्स से वो फिर यहाँ नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? ये R0 को सेट करने के लिए जाएगा और R0 में ये डेटा ऐड करने के लिए जाएगा। यहाँ तक समझ आएगा? ये बाइट के लिए है, ये बिट के लिए है। इंस्ट्रक्शन ही हमने प्रोवाइड कर दिए कि ये इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी, मतलब वो खाली बिट के लिए ही यूज होगी, फिर वो यहाँ पर ये लोकेशन देखने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी भी लोकेशन 00x to 7fx है। आप देख रहे हो, ये स्टार्टिंग 00 से होता है और एंडिंग 7x पे होता है। यहाँ मैंने लिखा है
00x से स्टार्टिंग होता है और 7fx से एंडिंग होता है। ये हमारा इंटरनल रैम के लिए। उसमें जो इतना 16 बाइट आया वो अभी हम इसको कितने 128 बाइट के लिए एक्सेस करते हैं। क्यों 128 बाइट के लिए एक्सेस कर सकते हैं? जैसा बुक में लिखा हुआ होता है, बुक में डायरेक्टली ऐसा लिख देते हैं, बुक में रीजन नहीं देते कि क्यों उसको 128 बाइट के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये 16 और ये सबका इसका 8 ऐसे टोटल 16। इसमें कितने होते हैं बॉक्सेस? टोटल 8 होते हैं और ये टोटल कितने हुए 16। तो 16 इंटू 8 128 बाइट। So that's why it's called 128 bit addressable RAM। बुक में ऐसा लिखे हुआ आता है कि इसको 128 बाइट्स भी यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? तो ये उसका रीजन है कि ये 22 2fx 16 बाइट हुआ, लेकिन उसके अंदर भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली यहाँ पर ही एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर भी हम एक्सेस कर सकते हैं। That's why we can call it as a बिट एड्रेसेबल रैम। तो अभी तो 2 पार्ट ही कंप्लीट हुए। अभी थर्ड पार्ट कौन सा था? जनरल पर्पस। तो जनरल पर्पस की इसके बाद की लोकेशन कौन सी आएगी? 7fx बाद की लोकेशन कौन सी आएगी? ऑब्वियसली 30 आएगी ना। इसके बाद की लोकेशन 30x और कंप्लीट कहाँ हो जाएगी? 7fx। मतलब जो जनरल पर्पस मेमोरी है उसको मैं यहाँ जूम करूँ, इतना पार्ट को मैं यहाँ पर जूम करूँ तो मुझे कितना मिलेगा? अभी ये बीट एड्रेसेबल नहीं है, अभी यहाँ खाली यहाँ पर ही हम एक्सेस कर सकते हैं, इसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसकी लोकेशन 30x से स्टार्ट होती है और 7fx पर ख़त्म हो जाती है। उसका यूज़ हम स्टैक के लिए भी कर सकते हैं। वो जनरल पर्पस है, कोई भी आप प्रोग्राम में कोई लोकेशन यूज़ करना चाहते हो तो आप सिंपली उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया तीन मेमोरी का पार्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। If you understand this video, like and subscribe my channel Infinite Knowledge, and thanks for watching this video. And if you have still any query, just comment it. I will definitely reply. And again, thanks for watching this video.